पहली नज़र का प्यार कैसा होता है? ये अगर कोई मुझसे पूछे तो शायद मैं शब्दों में कभी बयान ही न कर पाऊँ। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं था। वैसे एक पल के लिए उसकी झलक मेरी आँखों के सामने आई थी और उसी एक पल ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। उस दिन मुझे लगा था कि शायद भगवान ने मेरे लिए कोई बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है, लेकिन बाद में समझ आया कि हर खूबसूरत शुरुआत का अंत भी वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। आज भी जब मैं अपनी बीती ज़िंदगी को याद करता हूँ, तो दिल के अंदर एक टीस उठती है। अगर उस समय मैं थोड़ी-सी सावधानी बरत लेता तो शायद मेरी दुनिया आज भी बसी होती। मेरी पत्नी अंजलि आज भी मेरे साथ होती और मैं हर सुबह उसकी मुस्कान देखकर अपने दिन की शुरुआत करता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंज़ूर था। मैं आज भी खुद को उस हादसे का ज़िम्मेदार मानता हूँ और हर दिन यही सोचता हूँ कि काश समय एक बार फिर पीछे लौट आए। उस दिन शाम का समय था, सर्दियों की हल्की हवा चल रही थी। मैं रोज़ की तरह अपने घर की छत पर टहल रहा था। हमारा मोहल्ला बहुत शांत था। हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था, इसलिए शाम के समय भी ज़्यादा शोर नहीं होता था। तभी अचानक मुझे किसी लड़की की हँसी सुनाई दी। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, क्योंकि इतने महीनों से यहाँ रहने के बावजूद मैंने पहले कभी उस तरफ किसी लड़की की आवाज़ नहीं सुनी थी। मैंने धीरे से नज़ारा उठाकर सामने वाले मकान की छत की तरफ देखा। वहाँ मुझे बस एक गोरी सी कलाई दिखाई दी, जिस पर लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ चमक रही थी। वह किसी से मोबाइल पर बातें कर रही थी। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी कि हम लोग कल ही इस घर में आए हैं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, खुली हवा है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस घर में छत भी है। पहले फ्लैट में रहते थे तो ऐसा लगता था जैसे चार दीवारों के बीच कैद हो गए हैं। उसकी आवाज़ में ऐसी सादगी थी कि मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। मैं उसका चेहरा पूरा नहीं देख पाया था, बस उसके चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया था और फिर वह सीढ़ियों से नीचे उतर गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके जाने के बाद भी मेरी नज़र काफ़ी देर तक उसी तरफ लगी रही। मेरी छोटी बहन नीति बहुत मिलनसार स्वभाव की थी। उसे नए लोगों से दोस्ती करने में बिल्कुल देर नहीं लगती थी। अगले ही दिन माँ पड़ोसियों से मिलने गई। जब वापस आई तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आते ही कहा कि सामने वाले घर में बहुत अच्छे लोग रहने आए हैं। उनकी बेटी अंजलि बहुत ही संस्कारी और विनम्र है। इतनी सुंदर लड़की मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन उसके व्यवहार में जरा सा भी घमंड नहीं है। नीति भी मुस्कुराकर बोली कि मम्मी सही कह रही हैं। अंजलि दीदी ने अपने हाथों से चाय बनाई थी। इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने बहुत दिनों से बाद पी है। उनसे बात करके ऐसा लगा ही नहीं कि आज पहली बार मिले हैं। उस दिन पहली बार मुझे उस लड़की का नाम पता चला, अंजलि। उसके बाद जाने क्यों मेरा मन बार बार उसी के बारे में सोचने लगा। मैं रोज किसी न किसी बहाने छत पर जाने लगा, लेकिन वह दिखाई नहीं देती थी। कई दिन बीत गए। आखिर एक दिन मैंने नीति से यूं ही पूछ लिया कि तुम्हारी नई दोस्त कैसी है। नीति हंसकर बोली कि बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा अलग स्वभाव की है। उसे बिना वजह बाहर घूमना पसंद नहीं है। कहती है कि इंसान को अपनी सादगी और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जरूरत हो तभी बाहर निकलना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा कि आजकल ऐसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। नीति बोली कि हाँ, और सबसे अच्छा बात यह है कि वह हर किसी की इज्जत करती है। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं बिना मिले ही अंजलि के बारे में सोचने लगा हूँ। मैं खुद पर हँसता भी था कि किसी इंसान को ठीक से देखे बिना कोई उसे इतना कैसे पसंद कर सकता है। लेकिन दिल का क्या किया जाए, वह तो बिना इजाज़त अपने फैसले खुद कर लेता है। कुछ महीने बाद माँ ने मेरे विवाह की बात छेड़ी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी नौकरी भी अच्छी चल रही है, हमें तुम्हारे लिए रिश्ता देखना चाहिए। मैं कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला कि अगर आपको ठीक लगे तो सामने वाले घर में बात कर लीजिए। माँ और नीति दोनों एक साथ मेरी तरफ देखा। नीति मुस्कुराकर बोली कि अच्छा तो ये बात है, इसलिए आप इतने दिनों से अंजलि दीदी के बारे में पूछते रहते थे। मैं शर्म से मुस्कुरा दिया। कुछ ही दिनों बाद माँ सामने वाले घर गई। वहाँ दोनों परिवारों की बातचीत हुई। सब कुछ उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा रहा। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद आए और रिश्ता लगभग तय हो गया। जब माँ वापस लौटी तो उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा कि अंजलि के माता पिता बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें भी ये रिश्ता पसंद है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक छोटी सी परेशानी थी। अभी तक मैंने अंजलि का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। मैंने नीति से कहा कि अगली बार जाओ तो उसकी एक तस्वीर ले आना। नीति हंस पड़ी। उसने कहा कि भाई थोड़ा सब्र भी कर लिया करो, शादी तय हो गई है, जल्द ही मिल लोगे। कुछ ही दिन बाद मंगनी की तारीख तय हुई, लेकिन उनके परिवार की एक परंपरा थी। उन्होंने कहा कि मंगनी सादगी से होगी, दोनों परिवार अपने अपने घर पर रस्म निभाएंगे और शादी से पहले लड़का लड़की आमने सामने नहीं मिलेंगे। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर यही उनकी इच्छा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने फिर बेनीति से कहा कि कम से कम तस्वीर ही ले आना, लेकिन इस बार भी जवाब वही मिला। अंजलि ने विनम्रता से मना कर दिया था। उसने कहा था कि वह चाहती है कि उसका होने वाला पति उसे पहली बार शादी वाले दिन ही देखे। उसके बाद सुनकर मेरे मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। मंगनी हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदार आने लगे। तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन मेरे दिल में एक इच्छा थी कि काश एक बार उसकी आवाज़ सुनने को मौका मिल जाए। एक दिन मैंने नीति से कहा कि अगर तुम्हारे पास अंजलि का नंबर हो तो मुझे दे दो। नीति ने पहले मुझे थोड़ा छेड़ा, फिर मुस्कुराते हुए नंबर दे दिया। रात को काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में लेकर बैठा रहा। कई बार नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार हिम्मत जवाब दे जाती।
आखिर काफ़ी देर बाद मैंने कॉल कर ही दिया। फ़ोन की घंटी बजी। कुछ पल बाद उधर से धीमी सी आवाज़ आई, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि जिस आवाज़ को सुनने के लिए मैं इतने दिनों से बेचैन था, वह आज पहली बार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। कुछ पल तक दूसरी तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने कहा, बहुत ही शांत लहजे में कहा, जी कहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस आपकी आवाज़ सुनने का मन था। उसने धीरे से कहा, शादी में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, फिर हम आराम से बातें करेंगे। मैंने बिना देर किए कहा, आपकी हर बात मुझे मंजूर है। उसने कहा, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, और फ़ोन रख दिया। उस छोटी सी बातचीत ने मेरे दिल में उसके लिए और बेसामान भर दिया था। अब मुझे हर दिन शादी का इंतज़ार रहने लगा। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका मैं महीनों से सपना देख रहा था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदारों की चहल-पहल हर तरफ दिखाई दे रही थी। माँ और नीति दोनों तैयारियों में लगी हुई थी। बारात खुशी-खुशी विवाह स्थल पहुंची, जहां दोनों परिवारों ने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया। सभी रस्में सादगी और खुशी के साथ पूरी हुई। जब पहली बार मैंने अंजलि को अपने सामने देखा, तो कुछ पल के लिए मेरी नज़र उसी पर ठहर गई। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, आंखों में अपनापन था, और उसके व्यवहार में वही सादगी थी जिसके बारे में मैं इतने दिनों से सुनता आ रहा था। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद अंजलि मेरे घर आ गई। माँ ने उसे बेटी की तरह अपनाया, और नीति अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भाभी बनाकर बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में अंजलि पूरे घर का हिस्सा बन गई। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर के सभी लोगों का हाल पूछती, माँ के साथ काम में हाथ बटाती, और हर किसी का सम्मान करती। उसकी यही आदत है पूरे परिवार का दिल जीत चुकी थी। ऑफिस से लौटते समय अब मेरे कदम अपने आप तेज हो जाते थे, क्योंकि मुझे पता होता था कि दरवाज़ा खुलते ही अंजलि मुस्कुराकर मेरा स्वागत करेगी। शाम को हम दोनों अक्सर छत पर बैठकर चाय पीते और अपने भविष्य के बारे में बातें करते। अंजलि छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेती थी। कभी डूबते सूरज को देखकर मुस्कुरा देती, तो कभी ठंडी हवा का आनंद लेने लगती। एक दिन मेरे दोस्तों ने मैं घूमने जाने का उपहार दिया। उन्होंने कहा कि नई ज़िंदगी की शुरुआत की कुछ यादें ऐसी होनी चाहिए जो पूरी उम्र चेहरे पर मुस्कान ले आए। मैंने घर आकर अंजलि को यह बात बताई। वह कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम जरूर चलेंगे, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भी रुकेंगे वहाँ सुरक्षा और भरोसे का सबसे पहले देखेंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा, यही समझदारी इंसान को हर परेशानी से बचाती है। कुछ दिनों बाद हम यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते पर हम दोनों नए नए शहर देखते रहे। कभी सड़क के किनारे फैले खेत दिखाई देते, तो कभी दूर तक फैले पहाड़। अंजलि हर दृश्य को बड़े ध्यान से देखती और कहती, दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है। शाम तक हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए, लेकिन उस दिन पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। कई होटलों में पूछने के बाद भी कमरा नहीं मिला। काफ़ी देर तलाश करने के बाद हमें एक साफ सुथरे होटल में कमरा मिल गया। होटल का वातावरण शांत था, और वहाँ परिवार भी ठहरे हुए थे, इसलिए मैं संतोष हुआ। कमरे में पहुंचते ही अंजलि ने रात की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, आज का सफ़र सच में बहुत लंबा था। मैंने कहा, अब आराम कर लो, कल सुबह से नई जगह को आराम से देखेंगे। अगले दिन सुबह हम जल्दी उठे और आसपास के खूबसूरत स्थान देखने निकल गए। पूरे दिन हमने समुद्र का किनारा, पुराने किले, स्थानीय बाजार और कई प्रसिद्ध जगह देखी। अंजलि हर जगह की तस्वीरें प्रकृति और यादगार दृश्यों की ही लेती थी। वह हमेशा कहती थी कि यादें दिल में रहनी चाहिए और तस्वीरें सिर्फ अच्छे पलों की होनी चाहिए। उसकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी। अगले कई दिन हंसी खुशी बीत गए। कुछ दिनों बाद हमारी यात्रा खत्म हुई और हम वापस अपने शहर लौट आए। जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार से चलने लगी। मैं रोज ऑफिस आता और अंजलि पूरे मन से घर की जिम्मेदारियां निभाती। माँ और नीति भी उसके साथ बहुत खुश थी। घर का माहौल पहले से ज़्यादा खुशनुमा हो गया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी एक दिन ऑफिस पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोग मुझे देखकर आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रहे हैं। पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई लोग मुझे देखकर अचानक चुप हो गए, तो मुझे अजीब सा लगा। मैं अपने सबसे करीबी दोस्त राहुल के पास गया और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है, आज सब लोग इतने अलग तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं? राहुल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से कहा, आदित्य, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसने गंभीर आवाज़ सुनकर मैं भी घबरा गया। हम दोनों ऑफिस के बाहर आ गए। राहुल ने कुछ पल चुप रहने के बाद अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, पहले ये देखो। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसी ने हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ी सामग्री इंटरनेट पर डाल दी थी। चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन हमें पहचानने वाले लोग अंदाज़ा लगा सकते थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं बार बार यही कह रहा था, ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। राहुल ने शांत रहकर कहा, पहले घबराओ मत। सोचो, क्या कभी किसी मोबाइल या दूसरे उपकरण में कोई निजी सामग्री रखी थी? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई रिकॉर्डिंग कभी नहीं बनाई। राहुल ने कहा, फिर हमें ये पता लगाना होगा कि ये सब हुआ कैसे। मैं उसी समय ऑफिस से घर लौट आया, लेकिन मैंने अंजलि को पूरी बात तुरंत नहीं बताई, क्योंकि मैं पहले खुद सच्चाई समझना चाहता था। मैंने राहुल से दोबारा बात की। उसने सलाह दी कि बिना वो देर किए साइबर क्राइम में शिकायत करनी चाहिए, ताकि सामग्री हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। मैंने उसी दिन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दी
और अगले दिन संबंधित कार्यालय जाने का फैसला किया। लेकिन तब तक यह बात कुछ लोगों तक पहुंच चुकी थी। शाम को अंजलि ने मेरे चेहरे की परेशानी देखी तो उसने पूछा, क्या ऑफिस में सब ठीक है? मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह गहरी चिंता में पड़ गई। उसने कहा, अगर ये सच है तो हमें मिलकर इसका सामना करना होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे हिम्मत मिली। अगले ही दिन हम दोनों परिवारों के साथ साइबर क्राइम कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने हमारी शिकायतें ध्यान से सुनी और कहा कि आजकल इस तरह के मामलों की जांच तकनीकी तरीके से की जाती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर किसी से ने गैर कानूनी तरीके से निजी जानकारी हासिल की है तो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। जांच शुरू हो गई, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने बिना सच्चाई जाने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। अंजलि इन बातों से बहुत दुखी रहने लगी। मैं हर समय उसे समझाता कि गलती हमारी नहीं है, इसलिए हमें टूटना नहीं चाहिए। माँ भी उसे बेटी की तरह संभालती रहती थी, लेकिन किसी भी सम्मानित परिवार के लिए ऐसी स्थिति आसान नहीं होती। एक शाम मैं घर लौटा तो देखा अंजलि खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। मैंने उसके पास बैठकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि सच बहुत जल्द सबके सामने आएगा। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे भी आप पर भरोसा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि असली दोषी जल्दी पकड़ा जाए। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे महसूस हुआ कि मुश्किल समय में साथ निभाने वाला इंसान ही असली जीवन साथी होता है। कुछ दिनों बाद जांच अधिकारी का फोन आया। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उन्होंने बताया कि मामला सीधे मोबाइल से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा, बल्कि संभव है कि यात्रा के दौरान किसी स्थान पर हमारी निजता भंग हुई हो। यह सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मुझे वह होटल याद आया जहां काफ़ी तलाश के बाद हमें कमरा मिला था। मेरे मन में पहली बार यह सवाल उठा कि कहीं पूरी घटना की शुरुआत वहीं से तो नहीं हुई थी। मैं तुरंत राहुल के पास पहुंचा और उसे जांच अधिकारी की बात बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद राहुल कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, अगर जांच इसी दिशा में जा रही है तो हमें उसे होटल की पूरी जानकारी अधिकारियों को देनी चाहिए। हमने बिना देर किए होटल का नाम, पता और यात्रा की तारीख जांच टीम को उपलब्ध करा दी। कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने मैं दोबारा बुलाया। उन्होंने बताया कि होटल के कुछ कमरों में पहले भी गोपनीयता से जुड़ी शिकायतें मिल चुकी थी, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। इस बार तकनीकी जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। अधिकारियों ने होटल के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। जांच आगे बढ़ती गई तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। कुछ लोगों ने गैरकानूनी तरीके से मेहमानों की निजता का उल्लंघन करके उनकी निजी जानकारी इकट्ठा की थी और बाद में उसे इंटरनेट पर पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। इस पूरे काम में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जब यह खबर मेरे परिवार तक पहुंची तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने कहा, बेटा मुझे दुख है कि मैंने भी एक पल के लिए तुम पर शक किया था। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, उस समय हालत ही ऐसे थे, किसी को भी सच समझ नहीं आ रहा था। नीति भी चुपचाप खड़ी थी। उसने कहा, अगर लोग बिना सच्चाई जाने फैसला न करें तो शायद कई परिवार टूटने से बच जाएं। उधर अंजलि के परिवार तक भी जांच की रिपोर्ट पहुंची। उन्हें एहसास हुआ कि पूरी घटना के पीछे कोई और लोग थे और हमने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया था। अंजलि के भाई मेरे पास आए। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, गुस्से और दुख में हम सच को समझ ही नहीं पाए। हमें अफसोस है कि हमने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मेरे दिल का दर्द कम नहीं हुआ, क्योंकि जो समय गुजर चुका था वह कभी लौट कर नहीं आ सकता था। इस पूरी घटना ने दोनों परिवारों को भीतर तक बदल दिया। हमने फैसला किया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। जहां भी मौका मिलता हम यही बताते कि किसी भी यात्रा के दौरान ठहरने की जगह सोच समझ कर चुनें, और यदि किसी कमरे में कोई संदिग्ध चीज दिखाई दे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। साथ ही अपनी निजी जानकारी और निजी पलों को हमेशा सुरक्षित रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। धीरे धीरे जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अंजलि की यादें आज भी मेरे दिल में वैसे ही बसी हुई हैं। उसने मुझे सिखाया कि भरोसा, सम्मान और सादगी किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उसने यह भी सिखाया कि कठिन समय में एक दूसरे का हाथ साथ छोड़ने के बजाय सच का साथ देना चाहिए। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यही महसूस करता हूँ कि तकनीक जितनी उपयोगी है उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है। हमें हर कदम पर सावधान रहना चाहिए और अपनी निजता की रक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर मेरी कहानी सुनकर एक भी परिवार सतर्क हो जाए और किसी बड़ी परेशानी से बच जाए, क्योंकि अंजलि अब हमारे बीच नहीं रही थी, वो इस दुख को सहन नहीं कर पाई थी। मैंने एक सही संदेश में इस कहानी को बदल दिया है। दोस्तों, जीवन में भरोसा बनाए रखिए, किसी भी खबर पर बिना जांच के विश्वास मत कीजिए और अपनी डिजिटल सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार जरूर साझा करें और अपने परिवार तथा दोस्तों को भी डिजिटल सुरक्षा के लिए प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।